हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत सिविक्स का पेपर किस प्रकार से आया था, यानी कि नागरिक शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस जिसको हम बोलते हैं। तो इस परीक्षा प्रश्न पत्र का किस तरीके से पेपर बनाया गया था और क्या इसका परिणाम देखने को मिल सकता है और कितना इसका रेस्पॉन्सिव जो कट ऑफ रह सकती है अनुमानित, तो वो क्या रह सकती है। इन सभी बातों पर आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आप सभी के लिए, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने सिविक्स की परीक्षा दी है। तो बिना स्किप के पूरी इन्फॉर्मेशन को ज़रूर नोट कीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो परीक्षा प्रश्न पत्र था उसमें आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन का लेवल था, पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कथन और कथन 1 और 2 से संबंधित जो क्वेश्चन थे, जैसे कि पहले से क्या होता था दोस्तों, जो क्वेश्चन आते थे वो डायरेक्ट क्वेश्चन रहते थे और क्वेश्चंस को पढ़ते ही सीधे यदि आपको आंसर आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो वहाँ पर 4 ऑप्शन सीधे सीधे देखने को मिलते थे। बट यहाँ पर क्या है दोस्तों कि आपको क्वेश्चन बहुत लेंथी देखने को मिल रहा है और आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पढ़ के फिर उसको जजमेंट करने में कि क्या सही है क्या नहीं है, तो इस प्रोसेस में पूरा जो है कम से कम 1 मिनट का टाइम एटलीस्ट, कम से कम टाइम लेने पर भी 1 मिनट का टाइम आपका जो है एनी हाउ 1 से 1.5 मिनट का टाइम हर क्वेश्चन में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखिए, जैसे पहला प्रश्न है, इसमें निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करने की शक्ति दी गई है और रिट जारी करने की शक्ति केवल मौलिक अधिकारों के हनन मामलों में ही प्रयुक्त की जा सकती है। तो देखिए, यहाँ पर आपको कथन एक और दो दोनों सही हैं या कथन एक सही है, दो सही हैं, तो कहीं न कहीं एक डीप स्टडी की ज़रूरत है। और यहाँ पर आप कथन एक और कथन दो दोनों को आप देख सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर भी भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची के बारे में निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए, जैसे भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण और आर्थिक और सामाजिक विकास योजना, पेयजल, ईंधन और चारा। उसके बाद नीचे दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो है कौन से सही हैं, क्या है, 4 के 4 ऑप्शन अच्छे से पढ़ने हैं और फिर किसके बारे में कहा गया है उस चीज़ को नोट करना है माइंड में, और उससे संबंधित जो है 2 कथन या 3 कथन जो सही हैं उनको जो है आपने चुनना था। अगला क्वेश्चन इन्होंने दिया था, ऐसा माना जाता है कि बल दिया गया कि नीति आयोग की स्थापना के बाद से भारत में केंद्र राज्य संबंध एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं और संघवाद के नए रूप को जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 4 ऑप्शन डायरेक्टली दिए गए थे, तो यहाँ पर थोड़ा टाइम बचा होगा अभ्यर्थियों का। भारत में संघवाद के संदर्भ में निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं और तीनों के तीनों स्टडी करने पड़ेंगे। उसके बाद आप डिसीजन पर पहुँच सकते हैं कि इनमें से कौन सा सही है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो डायरेक्टली यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जैसे भारतीय संविधान के 21 अनुच्छेद में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग वर्णित है, जबकि इसे औपचारिक रूप से हटाया नहीं गया है। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए आप, ये क्वेश्चन कितना टाइम टेकन है आप समझ सकते हैं इससे। तो भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो भारत के संविधान के उपबंध और अनुच्छेद की बात करते हैं, तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और उसके बाद उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। अब देखिए, जिन कैंडिडेट्स को ये पता होगा एग्जैक्ट, तो वही इसका आंसर बता पाते हैं, बता सकते हैं बहुत जल्दी इसमें ना। तो एग्ज़ाम में जब आप बैठे हैं तो वहाँ पर जो है कंफ्यूजिंग मैटर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि आपको जो है वो बिल्कुल सटीक आना चाहिए, तब आप डायरेक्ट इस एग्ज़ाम इसमें जो है आप डायरेक्टली उसको सही कर सकते हैं। तो जिन कैंडिडेट्स ने बहुत डीप स्टडी की है, अच्छा खासा अपना पोटेंशियल वहाँ पर लगाया है, तो वो कैंडिडेट्स ही यहाँ पर अपना स्कोर अच्छा कर पाएंगे। जैसे 7वां प्रश्न है, ये डायरेक्ट है, तो इसमें वेतन वरीयता होगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन वरीयता होगा। देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन था। निम्नलिखित ऐतिहासिक मामलों उनके महत्व के साथ सही मिलान करें। तो यहाँ पर मिलान करना है और उसके बाद इसका सही आंसर आपका कूट के अंतर्गत देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतना लेंथी इसमें क्वेश्चंस वर्डिंग दे रखी है और उसके बाद फिर इनमें से सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से तो क्वेश्चन का लेवल जो पेपर है वो लेवल आसान नहीं था, तो इतना भी नहीं था, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी दिख रहे हैं इसमें कि जो
आसान भी है दोस्तों, ठीक है। तो इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे अच्छे से। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस देख लीजिए, 11वां क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन देखिए। आप देखें काफ़ी लेंथी क्वेश्चन भी हैं। 13th क्वेश्चन भी देखिए, 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी डी कौन सही है। 14 में देखिए इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं और फिर यहाँ पर सही उत्तर चुने, है ना। 15th क्वेश्चन इस प्रकार से है, 16 क्वेश्चन भी इसी प्रकार से देखिए। तो एक छोटे टॉपिक को पढ़ के ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप उस चीज़ के आधार पर पूरा स्कोर कर पाएंगे, अच्छा कवर कर लेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं था। यानी कि हम किसी भी सब्जेक्ट के दृष्टिकोण से दोस्तों देखें तो पेपर का लेवल आसान नहीं हो रहा। एक लेक्चरर जो तैयार हो रहा है अभी, अगर इस एग्ज़ाम का फेयर तरीके से सारे रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे कैंडिडेट्स ही सेलेक्ट होंगे जो बहुत ज़्यादा अपने अंदर उस सब्जेक्ट की महारत हासिल रखते हैं, ठीक है। महारथी जो होंगे उस सब्जेक्ट के अच्छी खासी नॉलेज वाले होंगे, वही कैंडिडेट्स यहाँ पर सेलेक्ट होंगे। ऐसा नहीं कि मेरिट बहुत हाई जाने वाली है, ऐसा लगता नहीं है कि इसमें भी मेरिट बहुत ऊपर जाएगी, ऐसा नहीं है। कट ऑफ नीचे रहेगी क्योंकि पेपर उस क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है तो कैंडिडेट्स ने क्वेश्चन भी ज़रूर छोड़े होंगे। क्योंकि जहाँ पर थोड़ा डाउट होता है तो वहाँ पर अगर हम एक क्वेश्चन को अगर ऑप्शन टिक करते हैं तो हमें, अगर वो सही होता है तो 1 अंक मिलता है और गलत होता है तो 1.25 अंक कट जाता है, 1.25 का लॉस होता है। तो इससे बचने के लिए, क्योंकि 1.25 का लॉस होना और 1 नंबर लाने में बहुत बड़ा फिर गैप आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है कैंडिडेट्स माइनस मार्किंग से तो बचने का प्रयास करेंगे ही। तो कहीं न कहीं इसके मेरिट भी एटलीस्ट आपको देखने को जो मिलेगी वो मिलेगी 190 के आसपास। 180 190 जो है कट ऑफ आ सकती है इसकी नीचे। क्योंकि ऐसा भी नहीं है, अब हम इतना भी लो नहीं कहेंगे कि 150 आ जाएगी, 140 तक आ जाएगी। कितनी आएगी इस पर हम पूरा विश्लेषण करने के बाद ही डिक्लेयर कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स से हमें इस पे संपर्क करना है और साथ ही जो है उसके बाद ही हम इसमें डिक्लेयर कर पाएंगे। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों से हमारी इस पर डिस्कशन हो चुकी है, तो उनका क्या मानना है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही जो है कितने तक कट ऑफ रहेगी किस उसमें, जनरल, एससी एसटी ओबीसी, तो इस पर भी हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम उस पर लेकर आपको मिलेंगे। पॉलिटिकल साइंस के जो है कट ऑफ कितनी रहेगी उसमें हम पूरा डिटेल इसमें चर्चा करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएंगे कि जो है कितने तक कट ऑफ रहेगी। क्योंकि हम जो विश्लेषण करते हैं दोस्तों वो एक सही समझ के साथ शिक्षकों से डिस्कशन के बाद, और साथ ही जो भविष्य के शिक्षक हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है उनसे भी डिस्कशन करके पूरा उसके आधार पर निचोड़ पर पहुंचते हैं। ऐसा नहीं कि जैसा मन करे उस हिसाब से अपना कट ऑफ बता दो और उसके बाद अभ्यर्थी गुमराह होएं, ऐसा हमारा टारगेट नहीं रहता। इसलिए समय ज़रूर लगेगा, कुछ ही दिनों में हम इसका एक कट ऑफ बनाएंगे जो अप्रोक्सीमेशन आपको काफ़ी मदद करेगा, आपको आपकी स्कोरिंग के अकॉर्डिंग काफ़ी उससे मदद मिलेगी। तो पूरा एफर्ट रहेगा दोस्तों आपका। आपको हमेशा सहयोग करते आए हैं और हम आप चाहते हैं कि आप भी हमें सहयोग करते रहें, लगातार चैनल पर बने रहें। और साथ ही चैनल को, जो अभ्यर्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें दोस्तों, क्योंकि रिजल्ट तक हम पूरा आपको इनको अपडेट करते रहेंगे। हम हर क्लास के लिए टाइम ज़रूर लेते हैं दोस्तों, लेकिन एक विश्लेषणात्मक तरीके से जो कट ऑफ बनाते हैं वो काफ़ी मददगार होती है। आप बाद में अगर कट ऑफ आएगी तो उसमें आप देखेंगे कि 2-4 अंकों का ही ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज़ आपको कट ऑफ जो है काफ़ी विश्लेषणात्मक देखने को मिलेगी। हमने जिन भी सब्जेक्ट की अभी तक कट ऑफ बनाई है तो उसमें समय ज़रूर लिया है, लेकिन एक सटीक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि किसी भी चीज़ को जो है डायरेक्टली बिना उसके अनुशासित तरीके से स्टडी किए सीधे उसको अपडेट कर देना, ये हमारे चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, टाइम ज़रूर लिया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों कि कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट थे, जैसे यहाँ पर प्रभु सत्ता का यह सिद्धांत किस विचारक से जुड़ा है कि लौकिक प्रभु सत्ता से तात्पर्य है कि जनता की अंतिम व सर्वोच्च शक्ति की स्वामिनी है और सारी शक्तियों का स्रोत है। तो देखिए इसमें डायरेक्ट किसने कहा था। इस प्रकार के क्वेश्चन कम समय लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पर देखिए जैसे बोधांग ने संप्रभुता पर 3 प्रतिबंध स्वीकार किए, वो कौन है। तो यहाँ पर देखिए 3 जो प्रतिबंध थे स्वीकार किए थे वो कौन कौन से हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान कीजिए का आ गया।
ये इस तरीके से जो प्रश्न पत्र है दोस्तों काफ़ी लेंथी था और 3 घंटे का समय भी हमें 2-3 कैंडिडेट जिनसे हमारी उस चीज़ में बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि सर पेपर का लेवल जो है जैसा भी हो लेकिन पेपर लेंथी बहुत था, ठीक है ना? तो पेपर लेंथी था तो पढ़ने में टाइम लगा और पढ़ने में टाइम लगा तो कहीं न कहीं उससे जो है क्या हो जाता है फिर एक ऑप्शन को पढ़ने के बाद दूसरे ऑप्शन को पढ़ने के बाद तीसरे ऑप्शन को पढ़ने के बाद फिर डिक्लेरेशन करना मुश्किल हो जाता है कि कौन कौन सही हैं कौन गलत हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर हर व्यक्ति को फेस करना बड़ा टफ होता है। तो इस हिसाब से जो है कैंडिडेट्स का यही कहना था कि सर जो पेपर लेंथी रहा था उसका थोड़ा यहाँ पर असर देखने को मिल सकता है। सटीकता एकदम डायरेक्ट आंसर नहीं थे, तो अब वो समय है भी नहीं दोस्तों क्योंकि सटीक क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन उसके आंसर देखने को मिलेंगे, ऐसा अब नहीं है। ये इसी प्रकार से पूरा डीप स्टडी 2-2 3-3 टॉपिक्स से संबंधित क्वेश्चन एक साथ भी कंबाइन किए गए हैं। तो इस तरीके से चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो ये है दोस्तों, अभी हम यहाँ पर 76 से देख सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा हो और पढ़ के उसको सोच समझ के आंसर दे रहा हो तो ये लगता नहीं है कि बहुत तेज़ी से कर पाएंगे। इतना लंबा यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है, 150 प्रश्न हैं, 3 घंटे का समय भी यहाँ पर जो है पढ़ने वाले और जो एग्ज़ाम को एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देख रहा हो उस लेवल के अकॉर्डिंग जो है 3 घंटे का समय भी इसमें देखने को कम ही हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कैंडिडेट्स की जो अभी तक हमारे पास जो क्वेरीज आई हैं जिसके अंतर्गत उन कैंडिडेट से हमने भी जो है पूछताछ की है, तो कैंडिडेट्स का ये कहना है कि सर जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई रहा है, ठीक है। तो इजी हम इसको नहीं कहेंगे, किसी भी एंगल से किसी भी कैंडिडेट्स ने ये नहीं कहा है कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर इजी आया है। तो बहुत स्टडी की ज़रूरत थी और वही चीज़ हो रहा है, सभी सब्जेक्ट में यही देखने को मिल रहा है। यानी कि मैं आपको बार बार वही कह रहा हूँ कि एक लेक्चरर यहाँ पर जो तैयार हो रहे हैं, अगर ये पेपर के रिजल्ट बहुत अच्छे खासे तरीके से फेयर तरीके से रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं तो पूरे नॉलेजेबल कैंडिडेट्स ही इसके अंतर्गत अपनी जगह बना पाएंगे। किसी भी प्रकार के तुक्के से कोई भी सिलेक्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अब यह है दोस्तों सेकंड पेपर जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक कब हुई थी ये क्वेश्चन पूछा गया है और साथ ही संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट वैश्विक मुद्दों को उजागर करने के लिए जो खास वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय पर वर्ष घोषित करता है, इस संदर्भ में इनके जोड़ों पर विचार करें। तो देख सकते हैं आप इस प्रकार से क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन छोटे छोटे दिख रहे हैं और इसमें जो सेकंड पेपर है ये इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा थे और फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन बहुत लेंथी थे और उसमें जो है मिलान वगैरह और कूट से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन थे। इसमें क्या है कि डायरेक्ट वाले क्वेश्चन से ज़्यादा देखने को मिले, जैसे होमलैंड सिक्योरिटी की अवधारणा किस देश में शुरू हुई, भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर कौन सा है, ठीक है। तो राजनीतिक सामाजिकरण के कारकों की पहचान करें। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे उतना लेंथ यहाँ पर क्वेश्चनों की देखने को नहीं मिल रही है। तो सेकंड पेपर को लेकर कैंडिडेट्स को थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा स्कोर होने के चांस लग रहे हैं ना। और बाकी कूट से संबंधित क्वेश्चन इसमें भी आप देख सकते हैं, स्टार्ट के क्वेश्चन ही थोड़ा आसान से दिखे, बाकी 50 से ऊपर के क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन इसमें भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी एकदम आसान नहीं था, बट कुछ कैंडिडेट्स का कहना था कि सेकंड पेपर में हमें थोड़ा सरलता देखने को मिली है फर्स्ट पेपर के कंपेयर में। अब मेन क्या रहा इस बार हम फिर चर्चा करेंगे क्योंकि अभी हमें बहुत सारे कैंडिडेट से संपर्क करना है क्योंकि चैनल के माध्यम से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और सभी से हमारे संपर्क हो रहे हैं और कैंडिडेट्स हमें इन्फॉर्मेशन देते भी रहते हैं सभी लोग, और साथ ही उन टीचर्स से जो इन सब्जेक्ट्स की अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं उन टीचर्स से भी हम इसकी डिस्कशन कर रहे हैं। तो उसके बाद हम परिणाम पर पहुंचेंगे दोस्तों और एक सटीक विश्लेषण आपको देंगे कि कितने तक इसकी कट ऑफ रहेगी। अभी हाल फिलहाल अपने पेपर को मिलाइए और आप कितना सटीक आंसर कितनों के आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं तब तक आप उसको ज़रूर वो कीजिएगा और साथ ही जिन कैंडिडेट्स ने अपने पेपर मिला लिए हों वो ज़रूर हमें इन्फॉर्म कीजिएगा कि आप कितना स्कोर इसमें कर पाए हैं। तो इस तरीके से पेपर का लेवल रहा है दोस्तों। तो आई होप आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन मददगार होगी और साथ ही आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं
तो वो जो है इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि हम आपको अपडेट देते रहेंगे इससे संबंधित। और जो है लगातार आप बने रहें चैनल पे। जैसे ही हमारा इसका सटीक विश्लेषण बनता है 2-3 दिन के अंतर्गत, हम इसको ज़रूर आपको जो है सभी से संपर्क करके एक सटीक रिजल्ट की ओर पहुँचेंगे। और आप भी, जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक अपने क्वेश्चन पेपर मिला लिए हैं, आप भी अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो आपके लिए मददगार हमारी क्लास रहे, इन्हीं वास्तविक शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। और तब तक के लिए बने रहें चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट के साथ दोस्तों, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।